टू दिस चैनल एंड सेशन के टाइटल के अंदर आपने देख लिया होगा एसएससी सीएचएसएल के पेपर्स को हम सब्जेक्ट वाइज इसके अंदर सॉल्व करते हुए चल रहे थे। बिना टाइम को वेस्ट करे हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। इन अकेडमी पर अगर आप कोई मेरी प्रोफाइल विजिट करना चाहता है तो आप कर सकते हैं इस नाम से मुझे सर्च करके। इंस्टाग्राम पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ये आपके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली लिंक्स भी आपको दे रखे होंगे, उन लिंक्स पर जाकर भी आप मुझे या फिर मेरे संबंधित इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम आज जीएस का डिस्कशन करने वाले हैं। पहला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है। अगर आप अपना भी यहाँ पर इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो पॉज करके आप भी अपने आंसर्स को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने आप लोगों के क्वेश्चंस करेक्ट हुए। पहला सवाल है, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक वैधानिक स्वायत्त निकाय की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? यानी कि आपको उस साल के बारे में बताना है जहां पर आप देखते हो आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो कि एक स्टैच्यूटरी ऑटोनमस बॉडी होती है, इसकी स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कही गई थी, इसके तहत करी गई थी। करेक्ट उत्तर रहेगा आपका इसका 2003। ठीक है, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जो कन्वर्जन एक एक्चुअली में हुआ था, कन्वेंशन सॉरी। ठीक है, तो एक कन्वेंशन हुआ था आपका, उस कन्वेंशन का नाम था आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी करके कन्वेंशन था। ये हुआ था आपका 1992 के तहत। इसमें फाइनली ये आपका इन्होंने डिसाइड किया था कि भाई इस प्रकार का एक आपका ऑटोनोमस बॉडी बनवाएंगे। तो 1992 आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला सवाल, बाकी ये देखो जानकारी भी लिखी हुई है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसको भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि पैरा शूटिंग अनुशासन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो यार देखो, ये करंट अफेयर का सवाल है, इसमें मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो इस टाइम पर जो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 जीता गया था, वो अपनी लेखारा के द्वारा जीता गया था। तो क्या है ये, आपको याद रखिएगा किस किस खेल से संबंधित है या फिर किस एरिया के अंदर ये आपके इन्वॉल्व रहती हैं। तो ये आपकी राइफल शूटर है। ठीक है, तो राइफल शूटर या फिर शूटिंग के अंदर आप इनको मान सकते हैं। अच्छा सवाल था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 2020 का तानसेन सम्मान आपका किसको दिया गया? ऐसे अवार्ड एंड ऑनर्स आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके रहेंगे सतीश व्यास जी। सतीश व्यास जी को आपका ये तानसेन पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, तानसेन सम्मान को लेकर अगर आपसे कभी भी कुछ इस प्रकार का कोई फैक्ट पूछा जाए तो उसमें आप याद रख सकते हैं कि हर साल ये आपका ग्वालियर के अंदर यानी कि एमपी के अंदर दिया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य से आपका ये संबंधित है और एक्चुअली में पूरा का पूरा फेस्टिवल होता है। तो ये आपका 4 डे फेस्टिवल इवेंट होता है, इसमें ये आपके पुरस्कार दिए जाता है। तो याद रखिएगा, तानसेन सम्मान से संबंधित ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। बाकी ये जानकारी आप यहाँ पर भी ले सकते हैं पॉज करके, अगर आप देखना चाहते हैं तो। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि भाई दिए गए विकल्प में से बताना है कि वो कौन सा खेल है जिसमें आपका ये टर्म यूज होती है। टर्म का नाम क्या है आपका? चैकमेट। बहुत आसान है, आप सभी में से अगर किसी ने भी कभी भी चेस खेला हो तो आपने चेस के अंदर चेकमेट नामक इस टर्म को सुना होगा। इसके अलावा और भी देखो कई सारी टर्म्स होती हैं, जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ कि हॉकी के अंदर कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, तो आपको पता है वहाँ पर एक एडवांटेज करके होता है, एक बैक स्टिक होता है। बैक स्टिक को लेकर एसएससी पूछ चुका है। ठीक है, बैक स्टिक करके एक आपसे टर्म पूछी जाती है। बाकी तो आपको पता ही है चेस के बारे में, बस यहाँ पर आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछ रहा है, ये कहते हैं आपसे कि हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द साहित्य एकेडमी अवार्ड। उनकी बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था एन एरा ऑफ डार्कनेस इन 2019। अब देखो ये होता क्या है ना, आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट है, अब जैसे मान लो जी कि ये 2021 के सीएचएसएल के पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ, जो कि आपका 2022 के अंदर लिया गया था, मई मंथ के अंदर। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते कि सर देखो उन्होंने तो आपका 2019 का आपका एक अकेडमी पुरस्कार का नाम पूछ लिया। ये जो बुक्स होती है ना, जैसे एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये बहुत चर्चित बुक्स थी। तो अगर आप में से कोई भी इस प्रकार की चीज़ों को देखता है तो उनको याद रखना होता है। शशि थरूर को आपको यहाँ पर याद रखना है। काफ़ी फेमस बुक थी, काफ़ी नाम इसका चला था और अलग-अलग प्रकार की पोजीशन पर आपके ये शशि थरूर जी इससे पहले भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। लगभग 23 बुक ये अभी तक लिख चुके हैं। इनकी और भी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, अगर आप वो याद रख सकें तो कई सारे रेलिवेंट टॉपिक पर इनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं। याद रखिएगा, ये आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि शंभू महाराज
जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया अपने कौन से फील्ड के अंदर, यानी कि कौन से नृत्य के योगदान को लेकर उनको इस पद्मश्री सम्मान से उनको पुरस्कृत किया गया। शंभू महाराज जी, याद रखिएगा, ये आपका आर्ट एंड कल्चर से एक तरीके से सवाल बन गया है, लेकिन ये आपका उस टाइम पर करंट अफेयर से संबंधित था, तो इसलिए और क्लियर हो जाता। तो कथक से आपके संबंधित हैं आपके शंभू महाराज जी, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इनका नाम याद रखना है, तो प्लीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज प्लेड विद अ रैकेट। तो इन चार विकल्प में से वो कौन सा खेल है जिसको आप रैकेट से खेलते हैं? तो स्क्वैश खेलते हैं भाई। आपने देखा होगा सामने एक बॉल होता है, यहाँ पर आपके लोग खड़े होते हैं, मतलब जो भी खेल रहे होते हैं, वो बॉल से लेते हैं और रैकेट से उसको सामने मारने का काम करते हैं और फिर दूसरा वाला जाकर उसको मारता है। तो स्क्वैश आप यहाँ पर आंसर कर सकते थे, जिसको रैकेट से खेला जाता है। अगला सवाल देखिए, ये आपका करंट अफेयर से पूछ रहा है कि 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। निम्नलिखित में से इन तीनों में से कौन वो आपका नहीं नजर आता है? तो देखो, नहीं पूछ रहा था ये आपसे। मेघालय आपका इसी दिन मनाता है, इसमें आपका त्रिपुरा भी इसी दिन मनाता है और आपका मणिपुर भी इस दिन मनाता है। नागालैंड इसका करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि आपसे पूछा है कि कौन इसमें से नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। जैन 2021 ये आपका वो फाउंडेशन डे है जिस दिन आपका त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इनको एक अपना स्टेटहुड का दर्जा मिला था। अच्छा सवाल था, ये भी याद रखिएगा। आगे रखते हैं, 21 जनवरी याद रखिएगा। अगला सवाल देखो, ये आपसे फिजिक्स का एक सवाल पूछ रहे हैं ये। तो ऑप्टिक्स आपने पढ़ा होगा, एक टर्म यूज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी सब्सटेंस का वो डिस्क्राइब करा जाता है आपके इस फॉर्मूले से, कैन इक्वल टू सी अपॉन वी। इसमें सी जो आपको दिखाया जा रहा है, ये एक्चुअली में क्या दिखाता है, ये आपको दर्शाता क्या है? तो देखो, ये दर्शाता है आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि निर्वात में प्रकाश की गति। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे सवाल फिजिक्स के आपके सिंपल सा आपसे चीज़ें पूछकर आपको दे दी जाती हैं, याद रखिएगा। सी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्या? आपके निर्वात में प्रकाश की गति को। अगला सवाल आपसे देखो, ये पूछ रहा है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज नॉट ऑफर्ड बाय कालिदास सम्मान। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र को कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है? तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई किस किस के अंदर करा जाता है। तो देखो, क्लासिकल म्यूजिक के अंदर करा जाता है, क्लासिकल डांस के अंदर आपका कालिदास सम्मान दिया जाता है, उसके बाद आपकी प्लास्टिक आर्ट्स के अंदर कालिदास सम्मान दिया जाता है। कठपुतली या फिर पपेटरी के अंदर ये आपका सम्मान नहीं दिया जाता है। हमसे नहीं ही पूछा था, तो ये हमें देखो यहाँ पर याद रखने हैं। और 2022 की अगर मैं आपसे बात करूं कि 2022 के लिए ये जो आपका कालिदास सम्मान है, ये किसको दिया गया था, तो इसमें आपको पंडित वेंकटेश का नाम याद रखना है। पंडित पंडित वेंकटेश कुमार। तो इनको ये कालिदास सम्मान से आपका सम्मानित किया गया था। हिंदुस्तानी वोकलिस्ट है, अच्छा याद रखना है इसको। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? महाद्वीपीय शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपसे बातें करी जा रही हैं, तो इसमें आपको याद रखना है आपका आर्कटिक महासागर में साइबेरियाई आपका शेल्फ। ठीक है, तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जाननी थी। अच्छा सवाल है। अब देखो, आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि सर ये होता है क्या, ये जो आप अभी यहाँ पर बात कर रहे हो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की? देखो, किसी भी कॉन्टिनेंट का एक आपका एज होता है जो कि आपका थोड़ा सा मतलब ओशियन के अंदर लाई करता है। तो अगर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें तो उसमें हमें ये याद रखना है आपका, आज को साइबेरियन शेल्फ बोलते हैं, और आर्कटिक ओशियन के अंदर, आर्कटिक ओशियन के अंदर आपका ये देखने के लिए मिलता है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि एनबीएफसी एमएफआई के लिए न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर की बीच व्यक्तिगत ऋणों के लिए अनुमत अधिकतम अंतर आपको कितना देखने के लिए मिलता है? देखो, ये आपका इकोनॉमिक्स से संबंध में आपका सवाल पूछ लिया है, लेकिन इसको लेकर घबराना मत कि पता नहीं क्या पूछ लिया, पता नहीं क्या पूछ लिया। बेसिक बेसिक से टर्म्स होती हैं। जब हम बात करते हैं आपके एनबीएफसीज की, तो ये आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मान लीजिए आप इसको, अगर मैं इसको फुल फॉर्म बताऊँ ना, तो इसको कहोगे आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती हैं जो कि अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को आपका परफॉर्म करती हैं, जो कि रूरल एरियाज में बैंक्स की एब्सेंस होने की वजह से आपका काम करता है। एमएफआई की बात करें कि सर ये एमएफआई क्या होता है, तो एमएफआई होता है आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन।
ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि और स्मॉलर लेवल पर जाकर इस एनबीएफसी के साथ मिलकर और स्मॉलर लेवल पर जाकर अपने कामों को ऑपरेट करता है। तो ये एक चीज़ थी, इसमें आपसे पूछा जा रहा था कि भई जो आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? तो ये आपका 4% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। ये आपका ए विकल्प आपका यहाँ पर बनता, ठीक है? तो मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट आपकी अगर पूछी जाए तो यहाँ पर आपको दिस कैन नॉट एक्सीड 4% यहाँ पर याद रखना है। अगला सवाल ये देखो आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थीं, जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इसको इंपॉर्टेंट सवाल कहूँगा। आपके लिए भी इम्पोर्टेंट रह सकता है, इसमें आपको रुक्मणी देवी अरुणदले को नाम को याद रखना है, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे रुक्मणी देवी अरुणदले की और ये क्या है आपकी थियोसॉफिस्ट हैं। थियोसॉफिस्ट का मतलब समझते हो? थियोसॉफिस्ट आप ऐसे मान लीजिए कि इनको आप डांसर, थियोसॉफिस्ट यानी कि जो थियोसॉफिस्टिकल सोसाइटी के अंदर अपना शास्त्रीय नृत्य दिखाते हैं या फिर उसके अंदर कार्यरत रहते हैं, उनको हम यहाँ पर ये नाम देते हैं, ठीक है? तो रुक्मणी देवी अरुणदले राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट होने वाली हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली क्लासिकल डांसर के रूप में याद रखनी है आपको। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि इन 4 विकल्प में से किस फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने 1806 में अपने प्रयोगों को संक्षेप में प्रस्तुत किया और साबित किया कि यौगिक के स्रोत की परवाह किए बिना रासायनिक यौगिकों के तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान रहता है। फ्रेंच केमिस्ट का नाम बताना था। 1806 के अंदर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और ये प्रूव करते हैं कि मास रेशो किसी भी एलिमेंट का किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर आपका हमेशा सेम रहेगा, रिगार्डलेस अगर आप उसके कंपाउंड के सोर्स की बात कर रहे हैं। ये व्यक्ति रहेंगे आपके जोसेफ प्रूस्ट, ठीक है? तो आपका केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री के अंदर दिए गए लोगों के योगदान की बात करें, इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन का भी लॉ बोलते हैं। डेफिनेट प्रोपोर्शंस लॉ या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। दोनों चीज़ें सेम ही हैं, तो कल को हो सकता है आपसे यही पूछ लें कि डेफिनेट प्रोपोर्शनल लॉ या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल होता है क्या है? तो ये याद रखिएगा कि मास रेशियो अगर किसी भी एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर, वो आपका हमेशा सेम रहेगा, ठीक है? याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद सिंगल हैंडेडली मेकिंग द संतूर अ पॉपुलर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट? तो संतूर एक आपका क्या होता है? एक आपका शास्त्रीय वाद्य यंत्र होता है। इसको लोकप्रिय बनाने के लिए जो श्रेय दिया जाता है इन 4 विकल्प में से वो किसको दिया जाता है? इसमें आपको याद रखना है आपके शिव कुमार शर्मा को। बहुत बड़ा नाम है, बहुत रेगुलरली इनका नाम पूछा जाता है कि बताइए कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो उसमें आप संतूर को ही याद रखेंगे, ठीक है? इसके अलावा देखो आपको यहाँ पर और भी कई सारे नाम दे रखे हैं, जैसे कि उल्हास बपत जी का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, तो एक्चुअली में ये भी संतूर बजाता है, लेकिन संतूर फेमस हुआ था आपके शिव कुमार शर्मा जी के इसके अंदर योगदान से। जो राहुल शर्मा है, राहुल शर्मा एक्चुअली में ये म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और क्लासिकल संतूर भी बजाते हैं, बट ये आप हम बात कर रहे थे कि किसकी वजह से वो फेमस हुआ था, तो उसमें हमें शिव कुमार शर्मा जी को ही आंसर रखना था। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये जो आर्टिकल है, ये जो बात है, ये आपको कौन से आर्टिकल के अंदर नज़र आती है? आर्टिकल नंबर 15 के अंदर नज़र आती है। ठीक है? तो क्या कहता है भई आपका आर्टिकल नंबर 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये कहता है दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटिज़न on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। अब देखो यहाँ पर आपको और भी आर्टिकल दे रखे हैं, जैसे आर्टिकल नंबर आपको 19 दे रखा है। आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है? ये ह्यूमन राइट्स की बात करता है, ठीक है? और जो कि एक्चुअली में प्रमोट करने की बात करते हैं आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को। तो याद रखना है आर्टिकल 19 आपका यहाँ पर बनेगा। आर्टिकल नंबर 23 क्या होता है? ये एक्चुअली में जो ट्रैफिकिंग होती है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उसको लेकर आपका यहाँ पर आपका सामने रखता है। यहाँ पर जैसे बेगर्स होते हैं, उनको लेकर मना करता है। तो एक तरीके से आप यहाँ पर बात कर रहे होते हो ऐसे ऑफेंसेस की, ऐसे प्रोहिबिशंस की, जो कि एक्चुअली में मानव ट्रैफिकिंग के अंदर आपके इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 14 के बारे में आपको पता ही है, ये आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ठीक है? इक्वालिटी होगी, सबके लिए आपका सब बराबर होंगे कानून के लिए, ठीक है? तो ये आपको कुछ-कुछ आर्टिकल्स के बारे में मैंने यहाँ पर जानकारी दी। अगला सवाल देखो आपसे पूछ रहा है कि ई एम सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्य यंत्र कौन-सा वाद्य यंत्र बजाते हैं भई आपका? ये बजाते हैं आपका घटम,
ठीक है? तो घटम करके आपको याद रख लेना, और ये आप ऐसे मत सोचना कि सर ये तो आप ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। एसएससी बहुत पूछता है, ईएम सुब्रमण्यम का अगर आपसे नाम पूछा जाएगा तो आपको नाम याद रखना है वहाँ पर आपके घटम को लेकर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पंडित रविशंकर के नाम से पूछा जा रहा है। ये आपके एक म्यूजिकल लेजेंड है और दिए गए कौन से म्यूजिक स्टाइल को लेकर ये आपके प्रसिद्ध हैं? तो अगर आपसे पंडित रविशंकर जी का नाम पूछा जाए तो ये आपके प्रसिद्ध रहेंगे हिंदुस्तानी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल, यानी कि वाद्य यंत्र शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत से आपको ये संबंधित नजर आएंगे। नाम क्या है? पंडित रवि शंकर जी। ओके, अच्छा सवाल है यार, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन भारत में चूना पत्थर की गुफा है, यानी कि लाइमस्टोन की केव आपको देखने के लिए मिलती है भारत के अंदर। ये रहेंगी आपकी बोरा गुफाएं, ठीक है? बहुत फेमस रहती हैं और ये कई बार इनको बार बार पूछा जाता रहा है। और कहाँ पर ये आपको नज़र आती हैं? आंध्र प्रदेश के अंदर नज़र आती है। अगर ये कल को पूछ लिया जाए कि बताइए भई ये जो आपकी बोरा केव्स हैं वो आपको कहाँ पर नज़र आती हैं, तो वो आपको नज़र आती हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर उंडावली गुफाओं के बारे में भी दे रखा है। ये भी आपके आंध्र प्रदेश के अंदर ही आती हैं। इनके बारे में भी आप याद रख लीजिएगा। वाहरा केव्स करके आपको दे रखा है, ये आपकी तमिलनाडु के अंदर आती हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा। भिमबेटका केव्स के बारे में सभी को पता होगा, और ये बहुत मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, हमारे केंद्रीय भारत के अंदर नज़र आती हैं। पैलेलिथिक और मेसोलिथिक वाला जो टाइम पीरियड है उसके संबंध में आपको भिमबेटका जो गुफाएं हैं वो जानने के लिए मिलती हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांसर्स ऑफ मोहिनीअट्टम फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस वाज गिवन दी देवदासी नेशनल अवार्ड इन 2013। अब देखो यार, ये 2022 के अंदर पेपर हुआ था। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि यार ये तो 2013 का हमसे सवाल पूछ लिया है, वहाँ पर देवदासी नेशनल अवार्ड दिया गया था। एक्चुअली में ये खबरों में थी। नाम है इनका जयप्रिया मैबन, ठीक है? तो जयप्रभा मेनन जी को यहाँ पर याद किया गया, इनके संबंध में इनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए इनका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट था। मोहिनी अट्टम से आपकी संबंधित थी, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये आपकी कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित है? मोहिनी अट्टम से संबंधित है। नाम है इनका जया प्रभा मेनन। अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण हिंदी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देवानंद द्वारा लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोर्स रिटन बाय देवानंद, जो कि भारत के एक इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांसर हिंदी फिल्म्स के अंदर आपको नजर आते हैं? नाम है इनका, इसका मेमोयर का, ठीक है, क्या नाम है? रोमांसिंग विद लाइफ। देवानंद जी की भी आपने डेथ सुनी होगी, तो जब अब ऐसे किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है ना तो याद रखना होता है। कई बार इन्होंने आपके अवार्ड जीते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता रखा था इन्होंने, तो ये कुछ कुछ चीज़ें। रोमांसिंग विद लाइफ इनका मेमोर था। अगला सवाल है आपसे भैया, नाइट्रोमीथेन का केमिकल फॉर्मूला पूछ रहे हैं ये। केमिस्ट्री के ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, और मीथेन है, नाइट्रोमीथेन है, तो ये रहेगा आपका CH3NO2, ठीक है? CH3NO2 को आप जानते हो आपका नाइट्रोसोमीथेन, नाइट्रोमीथेन सॉरी। तो ये एक चीज़ याद रखनी है आपको। इसके अलावा बाकी के जैसे कि ये वाला आपसे पूछ लिया जाए, इसका नाम आपसे पूछ लिया जाएगा तो ये आपका नाइट्रोसोमीथेन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाइट्रोसोमीथेन करके आप याद रख लीजिएगा। इसका ऑलरेडी हमने जान लिया, नाइट्रोमीथेन हमने इसको नाम दे दिया। ये क्या चीज़ है भाई? इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, कार्बामाइड इसको बोलते हैं। कार्बामाइड इसको बोलते हैं। ये आप अगर याद रख सकें तो ये याद रख लीजिएगा। ये क्या है? आपका मिथाइल नाइट्रेट है। इसको आप मिथाइल नाइट्रेट करके याद रख लीजिएगा, ठीक है? अब ये टर्म्स होती हैं, अब इनके बारे में कभी आपको मौका मिलेगा तो पढ़ाऊँगा मैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए इतना याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध हस्तियों में द रोड अहेड किसकी आत्मकथा है? द रोड अहेड, ये ऑटोबायोग्राफी है। इन 4 विकल्प में से किसकी है? तो ये रहेगी आपकी बिल गेट्स की। बड़ा नाम है, ऐसे बड़े नाम वाले लोगों के बारे में जनरली पूछा जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा, ठीक है? बिल गेट्स की। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ब्रायोफाइट, जो कि लिव करता है, जीता है अलग अलग प्रकार के एनवायरनमेंट में, और उसको आप करेक्टराइज कहते हैं उसकी स्मॉल फ्लैटेंड लीव्स, रूट लाइक राइजोट्स एंड पेरिस्टोम के आधार पर। तो देखो ये आपका बायोडाइवर्सिटी सेक्शन के बायोलॉजिकल पार्ट से आपका सवाल पूछ लिया है। इनको कहते हैं आप फ्यूनेरिया, ठीक है? तो अलग अलग प्रकार के एनवायरनमेंट के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इनके जो हमने
चपटे पत्ते, जड़ जैसे कंकन या फिर इनकी कुछ विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। इनको बोलते हैं आपका फुनारिया। तो अगला सवाल आपके सामने, और ये आई थिंक आखिरी सवाल है। जुलाई 2021 में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास निम्नलिखित में से कौन-सा मंत्रालय था? तो ये चीज़ें बनती रहती हैं। इससे पहले इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम था। 2021 की आई थिंक ये बात है, जिस टाइम पर इनको ये आपका दिया गया था। 2014 में आई थिंक ये दिया गया था, और कैबिनेट मिनिस्ट्री की रैंकिंग इनको 2007 में मिली थी, 2017 में सॉरी। तो 2017 में इनको ये मिली थी, जहाँ पर इनको पेट्रोलियम मंत्रालय दे दिया गया था। तो यार ये बात थी। बाकी आप लोग में से अगर कोई भी इश्यू हो, आपको इंस्टाग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। इसी तरीके से फॉलो करूँगा इस सीरीज़ को मैं। क्वांट हो, जीएस हो, रीज़निंग हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, हर सेक्शन को हम कवर करेंगे। इस क्लास के अंदर इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।